नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बात करेंगे हम आज जेएनयू की क्लास की बात करेंगे, आरटीआई की जो क्लास है उस पे बात करेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन उसकी बात करेंगे। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक इसको देखने का प्रयास करें ताकि आने वाले क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं, उसमें हमारी कुछ हेल्प हो सके। तो आज हम बात करेंगे आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो एक्ट है, जो 2005 का एक्ट है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को ध्यान से देखिए जेएनयू के बारे में। तो जैसा कि आप लिखा हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी की। सेक्शन आपका ए रहेगा और सेक्शन बी रहेगा, जैसा कि आपको विदित है, और 80 नंबर का आपके यहाँ पर पेपर होता है। सेक्शन ए से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 के 10 करने अनिवार्य होते हैं, और इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई 5 करने अनिवार्य रूप से होता है। तो सेक्शन बी की बात है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट ए, अति लघुरात्मक, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार क्या है? व्हाट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है? मतलब सूचना का अधिकार क्या है, हमारा क्या अधिकार बनता है सूचना का अधिकार? तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सूचना का अधिकार आरटीआई नागरिकों को प्राप्त एक मौलिक अधिकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो संविधान है, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, अगर पार्ट की बात करें, पार्ट थ्री में, यानी कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो टोटल फंडामेंटल मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में आपके कितने? 6 हैं। आपने सोचा होगा कि 6 में से एक भी सर ऐसा अधिकार नहीं है जो सूचना का अधिकार हो। जैसा हम पहला जो अधिकार देखते हैं वो समानता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सर हम देख नहीं पा रहे हैं कि सूचना का अधिकार कहाँ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का तो अधिकार नजदीक नहीं आ रहा है। तो इसका कहने का अर्थ है कि आर्टिकल 21 है और 19 है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस और राइट टू, फिर आपके राइट टू लाइफ के बारे में अनुच्छेद 21। तो उसके तहत कई प्रकार के और अधिकार निकले हैं, उन्हीं में से एक आपके है सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स बन गया था, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत इसकी व्याख्या की गई, और व्याख्या करने के बाद 2005 में इसे जारी किया गया, एक अधिनियम के तहत जारी किया गया, और इसको मौलिक अधिकार बना दिया। किसको? सूचना के अधिकार को। भाई हमें क्या करना है, सरकारी संस्थाओं से हमारी जो मूल जो जानकारियां हैं, जो हमारे कार्य के बारे में जानकारी है, सरकारी कामकाजों में जो पारदर्शिता लानी है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी है, उसके लिए हमने क्या किया है, इसको लाने का प्रयास किया, सूचना के अधिकार को लाने का प्रयास किया है, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, जो उन्हें सरकारी विभागों, सार्वजनिक पदाधिकारों, संस्थाओं से कार्यप्रणाली, निर्णयों, दस्तावेजों, रिकॉर्ड संबंधी जानकारी प्राप्त करने की कानूनी शक्ति देता है। कौन देता है? आरटीआई देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना है, जवाबदेही लेके आना है। जवाबदेह हो, वो जो सरकारी संस्था वो क्या हो, पारदर्शी हो, उसका कार्य जो है वो ट्रांसपेरेंस तरीके से हो, और साथ ही साथ जवाबदेह है, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। उसी के साथ लोक सहभागिता को बढ़ाना है, यानी कि जन भागिता को उनमें कैसे बढ़ाया जाए, सरकारी संस्थाओं में उनका विश्वास कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए सूचना के अधिकार को लाया गया है, तो बढ़ावा देता है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन पर चर्चा की। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे दूसरा क्वेश्चन, सूचना के अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी है। ठीक है, आवश्यकता इसलिए पड़ी है, मैंने सीधी सी बात की कि सरकारी कामकाजों में क्या करना है, पारदर्शिता लानी है, सरकारी संस्थाओं में लेके आनी है, सरकारी दस्तावेजों में लानी है, सरकार के जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किस तरीके से हमारा जो पैसा लग रहा है सरकार में वो कहाँ पर लग रहा है। जैसे कि आप हम क्या कर रहे हो, जैसे आपका कोई घर है, उसका आपको प्लॉट का पट्टा बनाना है, तो पट्टा बनाना, रजिस्ट्री बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या कर रहे हैं, जो पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, किस स्तर पे जा रहे हैं, कितने पैसे कहाँ कहाँ लग रहे हैं, किस संस्था पे लग रहे हैं, किस जगह पे लग रहे हैं, किस अधिकारी को दिए जा रहे हैं, ये सारी की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, आरटीआई लगाते हैं। सूचना के अधिकार को हम अपने कार्य के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा पैसा का लगा कहाँ पे, तो उसकी चर्चा की जाती है यहाँ पर। तो क्या है देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकारी कार्यों की गोपनीयता समाप्त करना। गोपनीयता का अर्थ क्या हुआ, उनकी जो कि भाई सरकारी काम है ये गोपनीय रहेगा, सीक्रेट रहेगा, तो सीक्रेटनेस को खत्म करना है। सरकार का काम एकदम खुला किताब होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है।
प्राप्त करने, भ्रष्टाचार प्रभावी अंकुश लगाने, प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और पारदर्शी बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी है। क्या करना है? सरकारी कामों की गोपनीयता समाप्त करनी है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार समाप्त करना है, प्रभावी अंकुश लगाना है, प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह करना है और साथ ही साथ पारदर्शी कार्य करना है। इसके अतिरिक्त आम नागरिकों को सशक्त बनाने और सरकारी योजनाओं, सरकारी संसाधनों के उपयोग की जानकारी देने हो तो अधिकार अत्यंत आवश्यक है। आम नागरिकों को उन संस्थाओं के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनके पदों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करवाने के लिए हम क्या लेके आए? आरटीआई लेके आए, राइट टू इंफॉर्मेशन लेके आए। तीसरा है जन सूचना अधिकारी। पीआईओ का क्या कार्य है? पीआईओ मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। देखो, आप जैसे सूचना दायर करते हैं, यानी कि आपको किसी कार्य के बारे में क्या चाहिए? सूचना चाहिए। तो सूचना प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे? पीआईओ के पास वो अपील जाती है, आपने सूचना के लिए आपने अपील दर्ज की या फिर एप्लीकेशन लगाई, तो उस पर जो कार्य करेगा वो पीआईओ करेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रत्येक सरकारी विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण में नियुक्त होता है। वह अधिकारी होता है जिसका मुख्य कार्य नागरिकों द्वारा मांगी गई आरटीआई अर्जियों को स्वीकार करना है तथा निर्धारित समय में, यानी कि निर्धारित समय कितना है? 30 दिन। और अगर ये कार्य 30 दिन में, जैसे मैंने कोई अर्जी लगाई, मैंने कोई एप्लीकेशन लगाई, मैंने कोई अपील की किसी कार्य के बारे में, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, पीआईओ की जिम्मेदारी बनती है कि 30 दिनों के अंदर अंदर उसका क्या करे? समाधान करे और उचित सूचना प्राप्त करवाए। और अगर ये अर्जी किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन से जुड़ी हुई है तो ये टाइम बहुत कम हो जाएगा, 48 घंटों में उसे क्लियर करना पड़ेगा। के भीतर ही सही व प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। नियमानुसार आवेदन को निस्तारित करना है, यानी कि अगर सूचना से कोई अर्जी जो दायर करता है वो अगर खुश नहीं है, यानी कि उस सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो वो उच्च स्तर पर भी क्या कर सकता है? अर्जी दायर कर सकता है। चौथा क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? अब 2005 में जो आरटीआई आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, उसका क्या उद्देश्य है, क्या उसका पर्पज है? देखते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शी लाना है, जवाबदेही लाना है, भ्रष्टाचार कम करना है, नागरिकों को सशक्त, कम करना मतलब रोक लगानी है एक तरीके से, नागरिकों को सशक्त बनाना। सशक्त मतलब है कि वो सरकारी संस्थाओं से बेहिचक, बिना किसी दबाव के वो बात कर सके या सूचना प्राप्त कर सके। और साथ ही जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये कानून नागरिकों को सरकारी अभिलेखों और सूचनाओं को सीधी पहुंच है, सुशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सुशासन की जो स्थापना की जाती है, यानी कि सुशासन का अर्थ हुआ गुड गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस जो है, अच्छा शासन कैसे? अच्छा शासन को आप क्या कहोगे? सुशासन। तो सुशासन स्थापित करना है तो नागरिकों को सरकारी कामों के बारे में, सरकारी विभागों के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आरटीआई 2005 लाया गया। इसका आंदोलन काफी लंबा है, आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आप पे चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किन के प्रयासों से स्थापित हुआ? सीधी सी बात है, देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम के एक इतिहास बहुत लंबा है। 1766 में स्वीडन में सबसे पहले आरटीआई आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन आया था, सरकारी कामों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला आया था। 1766 के बाद हम देखें कि भारत में एक बहुत बड़ी लेडीज हुई थी जिनका नाम हुआ था अरुणा रॉय। अरुणा रॉय अरुणा रॉय ने एक जन आंदोलन चलाया था। राजस्थान के लगभग देवडूंगरी और तिलोनिया नाम का गांव है, वहां पर ब्यावर के आसपास, राजसमंद के आसपास एक आंदोलन चलाया था। अरुणा रॉय खुद स्वाभिमानी महिला थी और उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी थी। और आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद लगातार अपने आप को पूरा, जैसे उनका जन्म तो वैसे तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में जन्मभूमि थी, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि राजस्थान को बनाया और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बस गई थी। और ग्रामीण इलाकों में बसने के बाद लगातार उन्होंने जो आसपास के मजदूर और किसान थे उनके अधिकारों के लिए, उनको उचित मजदूरी मिले और उनको उनके काम में ट्रांसपेरेंसी आए, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लंबी लड़ी। और साथ ही साथ आरटीआई आया। तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। भारत में सूचना अधिकार मुख्यतः सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों के लंबे संघर्ष के परिणाम। इन्होंने मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये इसकी स्थापना किसने की थी? अरुणा रॉय ने की थी। और उसकी संस्थापिका अरुणा रॉय की अग्रणी भूमिका रही है। राजस्थान के ब्यावर से प्रारंभ हुआ था, यह जन आंदोलन था और राष्ट्रीय स्तर पर फैला और 2005 में अधिनियमित हुआ। 2005 में हुआ। देखो, अरुणा रॉय कहाँ की थी? तमिलनाडु की। कर्म भूमि इनकी कौन सी थी? राजस्थान। राजस्थान क्या है? इनकी कर्म भूमि है। ये अरुणा रॉय खुद आईएएस थी। आईएएस की नौकरी छोड़ के राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में इन्होंने मजदूर और किसानों के लिए कार्य किया।
आगे बात करेंगे आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी सूचना प्राप्त की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम के तहत आप देखो किस प्रकार की, एक तो सार्वजनिक प्राधिकारी, तो आरटीआई के तहत आप कौन सी सूचना है। अब वैसे आप में से बहुत से लोग आ जाए आरटीआई के बारे में, क्या आरटीआई लगा रहे हैं, बताओगे आप भारत के पास कितने परमाणु बम है, बताओ मोदी जी, बताओ, तुरंत बताओगे भाई परमाणु बम कितने हैं? करेगा क्या क्या, अरे घर पे ही छोड़ना है किसी के, तो ऐसी जानकारी नहीं दी जाएगी। जो किसी के सुरक्षा से संबंधित हो, भारत की सुरक्षा से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति से संबंधित कोई मामला हो, किसी देश के बायलैटरल सीरीज के बारे में मामला हो, यानी कि दो देशों के मध्य संबंध कैसे हैं, उस संबंधों को, हाँ हालांकि जो इकोनॉमिकल मामले हैं वो तो आपके सबके सामने होते हैं, लेकिन सुरक्षा से जुड़े हुए जो मामले हैं उन पे ये आरटीआई लागू नहीं की जा सकती। कुछ मामलों में इसमें छूट दी गई है, जैसा कि आपको पता है आरटीआई अधिनियम की जो सेक्शन 8 है वो इसका प्रावधान करता है। देखते हैं क्या, सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में मौजूद अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, आदेश, परिपत्र, नमूने, डेटा, सामग्री तथा सरकारी कार्यों का निरीक्षण व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जा सकती है। हालांकि धारा 8 के तहत, ये सेक्शन 8 के तहत सुरक्षा से जुड़ी और संप्रभुता से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं इससे बाहर रखी गई है। संप्रभुता का मतलब है सॉवर्निटी, देश की संप्रभुता खतरे में आ जाए ऐसी जानकारी आपको प्राप्त नहीं करवाई जाएगी। साथ ही साथ देश की सिक्योरिटी से संबंधित अगर कोई मामला है, जैसे हथियारों से संबंधित है, किसी देश पर अटैक करने से संबंधित है, हालांकि अभी पहलगाम पे हमला हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया था, तो ये जो प्लानिंग होती है बड़ी सीक्रेट तरीके से की जाती है, कुछ ही लोग इसमें शामिल होते हैं और होने के बाद आपको सूचना साझा की जा सकती है, उससे पहले सूचना साझा नहीं की जाती है, और पहले की जाती तो इतना बड़ा ऑपरेशन हो भी नहीं पाता। चलिए आगे बात करते हैं। धारा 8 का महत्व क्या है, धारा 8 क्या है, कुछ सुरक्षा और संप्रभुता से संबंधित जो मामले होंगे वो नहीं बताए जाएंगे, क्या है देखते हैं। आरटीआई के अंदर धारा का अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये सूचना प्राप्त करने की छूट प्रदान करती है, सूचना प्रकट करने से छूट प्रदान करती है। इसके अंतर्गत देश की संप्रभुता वाला, अखंडता वाला, सुरक्षा वाला और सामरिक हित वाला न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना क्या है, जैसे हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया और हम कहते हैं कि मैं उसे नहीं मानता, तो आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होगा। अगर नहीं मानोगे तो ये न्यायालय की अवमानना होगी। न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उस आदेश को आप क्या कर रहे हो, टाल रहे हो, उसको टालने का प्रयास कर रहे हो, उसको टालने का प्रयास करना ही क्या कहता है, न्यायालय की अवमानना। तथा व्यक्तिगत गोपनीयता से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं को सार्वजनिक होने से बचाया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय हित और व्यक्तिगत अधिकारों का संतुलन बना रहे। व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी। आप कह रहे हो कि पास में जैसे कोई सरकारी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी के बारे में पता कर रहे हो कि उसके फैमिली में कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, मुझे पूरी जानकारी चाहिए, मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे पूरी जानकारी चाहिए, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं करने का कार्य क्या है, किसी की व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत जो अधिकार है उनको सुरक्षित रखा जाए। हालांकि एक आईएएस है या फिर कोई भी ऐसा अधिकारी है जो सरकारी अधिकारी है, सरकारी अधिकार पब्लिक संबंधित जो मामले होंगे उसको साझा कर सकता है, लेकिन अपने पर्सनल जो मामले होंगे उनको आपको आरटीआई के तहत नहीं बताएगा। ठीक है, तो उनको कौन सी सेक्शन के तहत अलग रखा गया है, धारा 8 के तहत। केंद्रीय सूचना आयोग क्या है, देखिए आरटीआई 2005 में आया। आरटीआई क्या है, एक अधिनियम है, अधिनियम के तहत कई प्रकार के आयोग बने, जैसे केंद्र के स्तर पर केंद्रीय आयोग बना, ये 12 अक्टूबर 2005 के आसपास आपके बना। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का निर्माण किया गया है। ये सांविधिक स्टैच्यूरी एक क्या है, कमीशन है, सांविधिक निकाय है। तो 2005 के बाद जो आरटीआई आया, आरटीआई के तहत 12 अक्टूबर 2005 को आपके केंद्रीय सूचना आयोग का निर्माण हुआ है। जो ये क्या करता है, ये आपके केंद्र के स्तर पर जो भी विभाग है या जो भी अधिकारी है उनके बारे में आप आरटीआई लगा सकते हो, और साथ ही साथ आप केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके बारे में आप आरटीआई प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अधिनियम 2005 के तहत गठित एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का अर्थ क्या है कि संविधान में इसका प्रावधान नहीं रहा, जैसे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, कमीशन का अर्थ क्या हुआ, जिस वह निकाय या वह आयोग जिनका मूल संविधान में क्या किया गया, उल्लेख किया गया हो, उसे बोलते हैं संवैधानिक निकाय। ये मूल संविधान में नहीं था, जैसा कि हम देख रहे हैं आरटीआई 2005 के तहत इसको निकाय बनाया गया है। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, ध्यान रखना, एक में मुख्य सूचना और साथ साथ 10 सूचना आयुक्त अन्य होते हैं। केंद्र सरकार के विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित शिकायतों व अपीलों की सुनवाई करता है कौन, सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, 12 अक्टूबर 2005। उसके बाद राज्य सूचना आयोग का गठन कैसे किया जाता है, सीधी सी बात है, मैंने कहा प्रत्येक राज्य में एक आयोग होगा। कैसे होता है राज्य सूचना आयोग, एसआईएस,
स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आरटीआई अधिनियम की धारा 15 के तहत, धारा 15 के तहत ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है और साथ ही साथ 10 सूचना आयुक्त होते हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा एक समिति बनती है जिसका अध्यक्ष आपके कौन होता है? मुख्यमंत्री। साथ में विपक्ष का एक नेता होना चाहिए। एक विपक्ष का नेता का अर्थ क्या हुआ कि भाई इसका गठन कैसे होगा? तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल एक समिति का गठन करेगा। उस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, उसी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। और उसमें एक विधानसभा होगी। विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है यानी कि विपक्ष के जो नेता है वो भी समिति में क्या होंगे? साथ ही साथ इस समिति के सदस्य होंगे, नेता होंगे। और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होगा। कौन सा कैबिनेट मंत्री? देश का या राज्य का? राज्य का जो कैबिनेट मंत्री होगा वो इसमें शामिल होगा की सिफारिश पर की जाती है। ध्यान रखना, राज्य में सूचना आयोग सूचना आयोग का जो कमीशन है, सूचना आयोग का जो गठन किया जाता है वो राज्यपाल की सिफारिश पर किया जाता है। उसका अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री होता है और विपक्ष का नेता बहुत अनिवार्य है और साथ साथ एक कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। सूचना आयोग की अपीलीय भूमिका स्पष्ट कीजिए। अपीलीय भूमिका मतलब है कि वो कहाँ से अपनी अपील कर सकता है, अर्जी डाल सकता है। सूचना आयोग केंद्रीय या राज्य? आरटीआई अधिनियम के तहत सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। जब किसी नागरिक को प्रथम अपीलीय अधिकारी से संतोषजनक सूचना नहीं मिलती है या आवेदन खारिज हो जाता है तब वह आयोग में दूसरी अपील दायर कर सकता है। आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। पहली अपील अगर खारिज हो जाती है तो दूसरी अपील को दायर कर सकता है और आयोग ने जो भी सूचना प्राप्त करवाई वो आपको माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ आप कहाँ जाए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तो उसके जो निर्णय होंगे वो आपके लिए अंतिम होगा और बाध्यकारी। बाध्यकारी का मतलब मानना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट बी की। और पार्ट बी में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो पार्ट बी में, और यहाँ पर आपके जो विस्तृत क्वेश्चन होंगे और निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे यानी कि बड़े क्वेश्चन होंगे। जैसा कि हमें पता है कि 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन में से हमें कितने क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करने हैं? तो वो हमें क्लियर करने हैं, 5 क्वेश्चन क्लियर करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, सूचना से क्या अभिप्राय है, इसकी आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। सूचना क्या है मतलब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन वैसे इंग्लिश का शब्द और इसे हिंदी में सूचना कहते हैं। सूचना क्या है देखते हैं। आंग्ल भाषा, आंग्ल मतलब इंग्लिश भाषा कि इंफॉर्मेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है व्यापक अर्थ में, बड़े अर्थ में। सूचना का तात्पर्य किसी ऐसे डेटा, दस्तावेज, ज्ञान से है जिसे रिकॉर्ड या फाइल या ज्ञापन या ईमेल, आदेश, परिपत्र, रिपोर्ट किसी अन्य भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित किया गया हो। यानी कि वह एक प्रकार का क्या है? सूचना क्या है? एक डेटा, दस्तावेज, ज्ञान है जिसे किस में एकत्रित किया गया है? उसे एकत्रित किया है रिकॉर्ड में या फाइल में या ज्ञापन में। ज्ञापन का मतलब है किसी को विज्ञापन होता है उसको। ईमेल में, आदेश में, आप परिपत्र में, रिपोर्ट में या भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस सूचना को क्या किया गया? उसमें संग्रहित किया गया है। उसको हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। सामान्य बोलचाल में सूचना का अर्थ किसी विषय, व्यक्ति, घटना या निर्णय के संदर्भ में प्रासंगिक और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करने से होता है। यानी कि या तो कोई विषय है या तो किसी व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करनी है या किसी घटना के बारे में प्राप्त करनी है या किसी निर्णय के बारे में आपको सूचना प्राप्त करनी है। वो निर्णय दिया गया तो कैसे दिया गया, उस व्यक्ति ने ये कार्य किया तो कैसे किया, अगर कोई घटना हुई तो वो घटना कैसे हुई, इनके बारे में क्या की जाती है? सूचना प्राप्त की जा सकती है, इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ आगे देखें, सूचना का अर्थ और परिभाषा वो जारी है क्वेश्चन। शासन और प्रशासन के संदर्भ में सूचना का वह आधारशिला है जिसके माध्यम से जनता ये जान पाती है कि सरकार द्वारा उनके हित में क्या कार्य किए जा रहे हैं। सार्वजनिक धन का आवंटन किस प्रकार के हो रहा है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में किन नियमों का पालन किया जा रहा है। इसलिए सूचना को लोकतंत्र की जीवन रेखा माना जाता है। कोई सरकारी कार्यों में सरकारी काम किए जा रहे हैं वो किस नियमानुसार किए जा रहे हैं, किस पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं, साथ ही साथ किन नियमों का पालन किया जा रहा है उन सरकारी कामों में, तो उनकी जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? सूचना अर्थ जरूरी है। उनके बारे में सूचना हमें होना अत्यंत जरूरी है। साथ ही साथ हम बात करेंगे सूचना की मूलभूत विशेषताएं क्या है, क्या फीचर्स है एक इंफॉर्मेशन की, सूचना की क्या विशेषता होती है। तो सूचना की प्रमुख विशेषता इसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। देखो प्रामाणिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी सूचना प्राप्त हो जाए जिस सूचना पे हम विश्वास ही नहीं करें। प्रामाणिक होनी चाहिए, प्रमाण के साथ होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए और उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब आप सूचना कब प्राप्त करवा रहे हो। वो व्यक्ति मर रहा है, जैसे किसी के लिए हॉस्पिटल का कॉल किया आपने, जैसे कि हॉस्पिटल खुला है, हम किसी व्यक्ति को अगर चोट लग गई उसको वहाँ पर एडमिट करवाने आ रहे हैं,
तो वो सूचना सही समय पर नहीं मिलती है तो उस व्यक्ति की जान पर बनाती है। कोई भी डेटा तब तक सूचना नहीं बनता है जब तक वह संरचित व अर्थपूर्ण न हो। अर्थपूर्ण अगर कोई चीज नहीं होगी तो वो सूचना नहीं होगी। खास के संदर्भ में सूचना में सार्वजनिक हित निहित होता है। यह केवल कागजी दस्तावेजों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सरकारी नीतियों के मसौदे, बैंकों के दस्तावेज, नमूनों का निरीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित डेटा भी शामिल होता है। सूचना की एक अन्य विशेषता यह है कि समयबद्ध और पारदर्शी होनी चाहिए। यदि सूचना सही समय पर उपलब्ध नहीं है कराई जाए तो उसका व्यवहारिक मूल्य समाप्त हो जाता है। सही समय पर अगर सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसका व्यवहारिक मूल्य जो होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि आप 2 घंटे बाद अगर कॉल करके कहते हैं कि हॉस्पिटल खुला है, तब तक उस व्यक्ति पर कुछ भी या फिर आपात स्थिति आ सकती है या उसकी जान भी खतरे में आ सकती है। तो सूचना का सही समय पर होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ देखेंगे सूचना की अवधारणा का विकास और महत्व कैसे है। पारंपरिक शासन प्रणालियों में गोपनीयता को सर्वोपरि माना जाता है। पारंपरिक यानी कि जो परंपरा से जो शासन प्रणालियां चली आ रही है उसमें गोपनीयता को, सीक्रेटनेस को बहुत ज्यादा क्या रखा गया है, जरूर रखा गया है। जहां सरकारी निर्णयों को जनता की पहुंच से दूर रखा जाता है। यानी कि सरकारी निर्णयों को जनता की पहुंच से दूर, सरकार कोई निर्णय सुना रही है तो वो जनता को पता नहीं होता कि निर्णय किस आधार पर सुनाया गया है, किस बेस पे सुनाया गया है, किस नियम के तहत सुनाया गया है, तो उसको दूर रखा जाता है जनता से। परंतु आधुनिक लोकतांत्रिक अवधारणा के विकास के साथ ये महसूस किया गया है कि लोकतंत्र की वास्तविक सफलता नागरिकों की जागरूक सहभागिता पर निर्भर करती है। इसे पता चल गया है कि वास्तव में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो लोगों को सरकारी निर्णयों के बारे में सही सूचना होना बहुत आवश्यक है। जनता को जागरूक बनाने के लिए सूचना तक उनकी अबाध पहुंच होना अनिवार्य है। जनता को अगर क्या करना है, जागरूक करना है, तो उनको सूचना प्राप्त होनी बहुत आवश्यक है सरकारी कामों के बारे में। सूचना की अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि लोक प्राधिकारियों के पास मौजूद समस्त जानकारी वास्तव में जनता की संपत्ति, क्योंकि संस्था सरकार द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों और जनता से एकत्रित करों के माध्यम से संचालित होती है। सरकार कैसे चलती है, तो जनता द्वारा कर दिए जाते हैं, टैक्स दिए जाते हैं समय समय पर, उसके माध्यम से क्या चल पाती है, सरकार चल पाती है। सरकार का कोई इकोनॉमिक सोर्स नहीं होता है, यानी कि उसका कमाई का और अन्य स्रोत क्या है, कुछ नहीं। उसे क्या है, यहाँ पर जनता से टैक्स मिलता है, जनता से टैक्स मिलता है तो सरकार के पास पैसा इकट्ठा होता है, जमा होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सूचना का योगदान। लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी, अगर लोकतंत्र में सूचना का क्या महत्व है देखते हैं। सूचना लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को सशक्त बनाने का एक सशक्त माध्यम है। सशक्त नागरिक बनाना है। सशक्त का नागरिक का मतलब है बलवान नहीं बनाना है, कोई गठीला नहीं बनाना है। सशक्त का अर्थ हुआ कि उसको उस सूचना के बारे में, उस योजना के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पूर्णतः जागरूक करना है, ये अर्थ होता है। जब नागरिकों को प्रशासनिक निर्णय और योजनाओं की सटीक जानकारी होती है तो सरकार की नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन कर पाते हैं। निष्पक्ष मूल्यांकन करना, देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी कब बनती है, पॉलिटिकल आपका ओपिनियन कब बनता है, जब आप उस पॉलिटिकल ओपिनियन या फिर पॉलिटिकल थॉट के बारे में अच्छे तरीके से सीख और समझ सके। आपकी समझ तब पैदा होती है, किसी अन्य के पीछे भेड़ चाल नहीं करनी। निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं, ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने, लाल फीताशाही को समाप्त करने तथा सरकारी अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या कर रही है, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करेगी। लाल फीताशाही, लाल फीते में बांध दिया कि भाई ये क्या हो गया, सरकारी डॉक्यूमेंट हो गया, वो उसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए लोगों को। सरकारी अधिकारियों में उत्तरदायित्व लेके आना। सूचना के माध्यम से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को अपने अधिकारों का ज्ञान होता है, जिससे वे कल्याणकारी योजनाओं, वेलफेयर जो स्कीम्स होती है उसका लाभ उठा सकते हैं। कतार में अंतिम जो खड़ा होता है व्यक्ति, उसको भी उस योजनाओं का लाभ पहुंचे, उस कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। वो कब पहुंचेगा, तब उस योजना के बारे में जो व्यक्ति क्या हो, जागरूक हो। निष्कर्षतः है सूचना केवल एक तथ्य नहीं बल्कि एक सामाजिक और कानूनी औजार है जो सुशासन और सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करता है। सुशासन गुड गवर्नेंस लाता है और सशक्त लोकतंत्र यानी कि एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें सभी व्यक्ति सरकारी कामों के बारे में, सरकारी चीजों के बारे में क्या रहते हैं, जागरूक रहते हैं। आगे हम बात करेंगे दूसरा अथवा का क्वेश्चन है, पहले का अथवा। भारतीय संविधान में सूचना के अधिकार के संवैधानिक आधार की व्याख्या करनी है। सूचना के अधिकार का संवैधानिक ढांचा। भारतीय संविधान में जैसा मैंने बताया कि मौलिक अधिकारों का जो पार्ट है वो पार्ट 3 है।
और पार्ट 3 के साथ हम कहें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो मौलिक अधिकारों के तहत जो ये सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार बना है वो आर्टिकल 19 और 21 के तहत। कैसे देखते हैं? भारतीय संविधान के मूल पाठ में सूचना के अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है। मैंने कहा ना, सीधा कोई मौलिक अधिकार नहीं है सूचना का अधिकार, परंतु यह अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में से गहराई में निहित है। गहराई से अगर मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि इन मौलिक अधिकारों में एक और अधिकार निकलता है, वो है सूचना का अधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक जजमेंट आते हैं, हाई कोर्ट्स के कई जजमेंट आते हैं, ये प्रतिपादित किया है कि सूचना का अधिकार वास्तव में संविधान द्वारा प्रदान किए गए अन्य मौलिक अधिकारों का ही एक अभिन्न अंग है। कई मामले ऐसे निर्णय न्यायालय ने सुनाए हैं जिनके माध्यम से मौलिक ये पता चलता है कि मौलिक अधिकारों में ही गहराई में अगर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनमें ही सूचना का अधिकार क्या है, छुपा हुआ है। विशेष रूप से देखें कि मैंने कहा ना, आर्टिकल 91 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचना के अधिकार को एक और मौलिक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। किसके बेस पर? आर्टिकल 19(1) और अनुच्छेद 21। ये क्या है? ये अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी है। और ये क्या है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार, ये दोनों आर्टिकल 91 और 21 के तहत ही सूचना के अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब प्राण वैधानिक स्वतंत्रता। और है कि 91 और विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जैसा कि आपने देखा होगा, हाल ही में क्या हुआ था, दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, छात्रों का आंदोलन हुआ था। छात्रों का आंदोलन हुआ था तो छात्र कई प्रकार की ऐसी भाषाएं बोल रहे थे या फिर कई प्रकार से वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। वो उनको पता था कि आर्टिकल 21 के तहत हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं या फिर जो भी उस आंदोलन के बारे में या फिर छात्रों की जो भी पढ़ाई से संबंधित बातें थी उनको एक्सप्रेस कर सकते थे। शासन और प्रशासन की जो कमियां होती हैं उनके बारे में खुलकर बोल सकते हैं। वो खुलकर बोलने का जो अधिकार देता है वो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19(1) देता है। और 19(1) में क्या है कि विचार आप प्रस्तुत कर सकते हो, पुतला जला सकते हो, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर सकते हो, सरकार के गलत फैसलों की आलोचना कर सकते हो, सरकार में कोई मंत्री अगर सही तरीके से काम नहीं करता है, मंत्री के फैसलों की आलोचना कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। हालाँकि व्यक्तिगत उस पर टिप्पणी नहीं की जाती है, और तो व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाती है और मानहानि का जो केस होता है वो लगाया जाता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गारंटी देता है। न्यायपालिका ने अपने व्याख्यानों में स्पष्ट किया है कि न कोई भी नागरिक तब तक अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर सकता जब अपनी राय बना सकता है, जब तक कि उसके पास संबंधित विषय की पूर्ण और सत्य जानकारी न हो। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आपको पूर्ण जानकारी नहीं हो ना तो विचार प्रस्तुत नहीं करना। आपको जानकारी नहीं है कि प्रोटेस्ट किस बात का हो रहा है, आंदोलन किस बात का है, मुद्दा क्या है, बात क्या है, बात की क्या तह है, बात का इतिहास क्या है, किस तरीके से अधिनियम आया है, इस पर क्या बात करनी है, पूरी जानकारी होने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकार व्यक्त करने का अधिकार ही न हो, जानने का अधिकार व्यक्त करने के अधिकार का ही पहला चरण है। स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजनारायण 1975 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के नागरिकों को सरकारी कार्यों के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और मालिक का अपने सेवकों के कार्यों को जानने का पूर्ण अधिकार है। देखिए ये कौन सा है, राजनारायण वर्सेस यूपी राज्य, ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी। ये 1975 का केस था, 1975 का केस था। इस केस के बारे में हम चर्चा करें तो इस केस के बारे में हम चर्चा करें तो ये केस 1975 में आया था और राजनारायण ने क्या मांगी थी, सरकारी कामों के बारे में उपलब्ध जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास किया था कि भाई ये जानकारी मुझे होनी चाहिए। अनुच्छेद 21 ये क्या है, जीवन, राइट टू लाइफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम का अधिकार देता है। कैसे देता है? देखो, अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का देता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर जीवन के अधिकार को दायरे को विस्तृत करते हुए इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने की महत्वपूर्ण
को शामिल किया है। देखिए, जीवन का अधिकार ये नहीं है कि आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, बस जिंदे रहो, क्या अंदर रहो, जिंदे रहो। एक गरिमापूर्ण जीवन क्या होता है, स्वाभिमान के साथ जीना क्या होता है, स्वाभिमान के साथ जीना ही ये सिखाता है, या फिर ये हमें अधिकार देता है आर्टिकल 21। एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण चाहिए। इसलिए आप देखा होगा दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन पर क्या एक अधिकार आया है कि स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, स्वास्थ्य का जो RTH आने वाला है, राइट टू हेल्थ, और शिक्षा का अधिकार, RTE आ चुका है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, जीवन से जुड़ी हुई सरकारी नीतियों व खाद्य योजनाओं की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नीतियों के आधार पर खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनमें मिलावट हो, तो मिलावट नहीं हो, अच्छा खाद्य पदार्थ हमें मिले, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब तक नागरिकों को स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा जैसी सार्वजनिक योजनाओं की सूचना नहीं मिलेगी, वे अपने जीवन के अधिकार का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधित अधिकार नहीं प्राप्त होंगे, शिक्षा संबंधित अधिकार नहीं प्राप्त होंगे, पर्यावरण संबंधित अधिकार नहीं प्राप्त होंगे, वातावरण संबंधित अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, तब तक वो व्यक्ति सिर्फ नाम का ही जीवन का अधिकार है, जीवन जी नहीं पा रहा है। जीवन, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये सारे अधिकार होने बहुत आवश्यक हैं। अतः अनुच्छेद 21 सूचना के अधिकार को भी संवैधानिक आधार प्रदान करता है। इसलिए आर्टिकल 21 भारत के संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण ही अनुच्छेद है। और इसकी महत्वपूर्णता हम देख सकते हैं कि समय समय पर कई ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने इसकी और व्याख्या बहुत बड़ी की है। हम देख सकते हैं कि मेनका गांधी का जो केस हुआ था 1978 में, उनमें पता लगाया गया कि भाई क्या विदेश में जाने का भी अधिकार होता है, तो विदेश यात्रा का भी अधिकार वहाँ आर्टिकल 21 के तहत मिला था। तो भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 21 की पारदर्शिता देखें या फिर उसका विस्तार देखें, बहुत ज़्यादा विस्तार है। उस विस्तार के तहत कई प्रकार के अधिकार मिला है, स्वच्छ जल पीने का अधिकार, अच्छे वातावरण में रहने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार कहाँ से आते हैं, आर्टिकल 21 के तहत आते हैं। और ठीक इसी प्रकार सूचना का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। संवैधानिक मर्यादाएं और निष्कर्ष क्या है, संवैधानिक रूप से सूचना का अधिकार असीमित और निरपेक्ष नहीं है। सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा असीमित नहीं है, कोई भी सूचना नहीं मिलेगी। संविधान का अनुच्छेद 92 को यह शक्ति देता है कि वह देश की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में इस अधिकार पर युक्तिपरक निर्बंध लगा सकता है। यही संवैधानिक सीमाएं RTI संविधान 2005 की धारा 8 में प्रतिबिंबित होती है। अंततः भारतीय संविधान में सूचना के अधिकार का आधार लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण पर टिका हुआ है, जिसने भारत को एक जीवंत लोकतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि समय समय पर राहुल गांधी जी बात कर रहे थे कि UPA गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने दिया RTI 2005 दिया था। समय समय पर राहुल गांधी जी बोलते भी हैं और बताते भी हैं कि UPA सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। तो धारा 8 जो है वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कारणतः प्रतिबंध लगाती है। उन कारणतः प्रतिबंध के हिसाब से प्रत्येक जानकारी साझा नहीं की जाएगी, जो क्या होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंधित होगी, कार्यों की पारदर्शिता से संबंधित होगी और नागरिक सशक्तिकरण से संबंधित होगी, वो जानकारियां दी जाएगी, बाकी जानकारियां नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे और प्रशासनिक पारदर्शिता स्थापित करने में इसकी क्या भूमिका है और उसको एक्सप्लेन करेंगे। अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं और संरचना। सूचना का अधिकार 2005 भारत में सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कानून है। सुशासन, अच्छे शासन की शुरुआत करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। कौन सा, RTI 2005। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता व्यापक क्षेत्र हैं। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारों के समस्त विभाग, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं। अधिनियम में सूचना मांगने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है, जिसमें नागरिक हिंदी, अंग्रेजी, स्थानीय भाषा में आवेदन कर सकते हैं। इसमें 30 दिनों की अनिवार्य समय सीमा निर्धारित की गई है तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों को 48 घंटे के अंदर भीतर सूचना देने का प्रावधान किया गया है। क्या है, सुशासन स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसकी विशेषता है कि व्यापक क्षेत्र है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके तहत केंद्र व राज्य के समस्त विभागों, स्थानीय निकायों और सरकारी संस्थाओं के प्रति सूचना प्राप्त की जा सकती है।
सूचना प्राप्त करने के लिए आप हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा वर्नाक्युलर जो लैंग्वेज है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। 30 दिनों के भीतर आपको सूचना प्राप्त करवाई जाएगी। और अगर व्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कोई बात है, तो उसे 48 घंटों में बताया जाएगा। साथ ही साथ स्वप्रेरणा से सूचना का प्रकटन और अपीली तंत्र, इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता धारा 4 के अंतर्गत स्वतः संज्ञान लेते हुए सूचनाओं का प्रकटन है। अगर कोई सूचना प्राप्त नहीं करवाई जा रही है तो ये आयोग क्या करेगा, स्वतः संज्ञान लेगा और वो सरकारी विभाग से क्या करेगा, पूछताछ करेगा। अपनी कार्यप्रणाली, बजट, योजना और अधिकारियों के कर्तव्यों की जानकारी सार्वजनिक मंचों व वेबसाइटों पर स्वतः प्रकाशित करनी होती है। अपने कार्यों के बारे में, अपने बजट के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में, अपने वेतन के बारे में वो खुलकर अपने वेबसाइट के माध्यम से बता सकते हैं। इसे स्वतः संज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम में 2 स्तरीय अपीलीय संरचना की व्यवस्था की गई है। प्रथम अपील वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष तथा द्वितीय अपील केंद्रीय राज्य सूचना आयोग के समक्ष की जाती है। अधिनियम की धारा 8 के तहत केवल देश की सुरक्षा, संप्रभुता और व्यक्तिगत गोपनीयता से जुड़ी सीमित सूचनाओं को ही छूट प्रदान की गई है, जिससे कानून का दुरुपयोग न हो। धारा 8 के तहत कुछ जो पर्सनल, जो सुरक्षा, संप्रभुता से जुड़ी खबरें हैं वो तो नहीं बताई जाएगी, बाकी सारी सूचनाएं बताई जाएगी। और इसके लिए कौन से पद रखे गए हैं, कौन से चरण रखे गए हैं, तो इसमें प्रथम अपील वरिष्ठ अधिकारी से की जाती है, पीआईओ से। द्वितीय अपील केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग के माध्यम से की जाती है। प्रशासनिक पारदर्शिता स्थापित करने में भूमिका। प्रशासनिक पारदर्शिता स्थापित करने में आरटीआई अधिनियम ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। प्रशासनिक क्या है, जो सारे सरकारी अधिकारी हैं, जो सिविल सर्विस के जो लोग हैं, प्रशासन में हैं, वो जो सरकारी अधिकारी हैं, उनके कार्यों में एक पारदर्शिता लाना, और पारदर्शिता बड़ी क्रांतिकारी रूप से आई है। पूर्व में प्रशासनिक कामकाज शासकीय गोपनीयता अधिनियम के साये में संचालित होता था, जिसे लाल फीताशाही और निर्णय लेने में अनावश्यक देरी को बढ़ावा मिलता था। आरटीआई ने सरकारी फाइलों, नोटिस और फैसलों की प्रक्रियाओं को आम जनता के सामने उजागर कर दिया है। अब जब अधिकारियों को यह पता है कि उनके प्रत्येक टिप्पणी और निर्णय का जनता द्वारा परीक्षण किया जा सकता है, तो निष्पक्षता और नियमानुसार कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं, जिससे प्रशासनिक फाइलों के निस्तारण में तेजी आई है। पहले तो क्या होता था कि लाल फीता शाही कार्य कर दिया, उसको लाल फीते में बांध के ऊपर रख दिया। अब आपको पता आरटीआई आ गई। आरटीआई के तहत क्या होगा कि जनता किसी भी कार्य के बारे में सूचना प्राप्त कर सकती है, तो इसलिए प्रशासन में पारदर्शिता आई है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ज़्यादा जागरूक हो गए और ज़्यादा जिम्मेदारी से अपना कार्य कर रहे हैं और नियमानुसार कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें जनता को फायदा होता है। जनता अपने जो कार्य होते हैं उनको सही तरीके से अंजाम तक पहुंचा पाती है। आगे हम बात करेंगे। आगे आपका अथवा का क्वेश्चन है दूसरे का, सूचना का अधिकार अधिनियम की सीमाएं क्या है, और साथ ही समकालीन चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे, यानी कि इसकी सीमाएं क्या है, कहाँ तक ये सीमित रहता है आरटीआई। और फिर हम बात करेंगे जो प्रेजेंट की स्थितियां हैं, जो वो समकालीन कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस है उनके साथ ये किस तरीके से कॉम्पीट करता है। देखते हैं आरटीआई अधिनियम की सीमाएं व वैधानिक अपवाद। देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रशासनिक पारदर्शिता का एक सशक्त औजार होने के बावजूद पूरी तरह से सीमा रहित नहीं है। अधिनियम की धारा 8-9 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सामरिक हितों, विदेशी संबंधों, न्यायालय की अवमानना, व्यवसायिक गोपनीयता से जुड़ी सूचनाओं को सार्वजनिक करने से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त धारा 24 के तहत गुप्तचर और सुरक्षा संगठनों को इस अधिनियम के दायरे में से बाहर रखा गया है। हालांकि ये सीमाएं राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, परंतु कई बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इन अपवादों की आड़, देखिए, एक तो धारा 8 है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि जिसमें सुरक्षा और संप्रभुता, अखंडता संबंधी जो बातें होगी नहीं बताई जाएगी। दूसरा है कि धारा 24, इसमें है गुप्तचर और सुरक्षा संगठन। भारत की कई सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो अपने कार्यों को या कार्यों को, योजनाओं को, ऑपरेशंस को, या फिर जो बड़े मिशन लेके चलती हैं उन मिशन को साझा नहीं करेगा। अगर कोई किसी देश के साथ युद्ध का हो गया है तो युद्ध के बाद में जो प्लानिंग बन रही है तो उस प्लानिंग को साझा नहीं किया जाएगा। जैसे हम एक एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी की बात कर, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, रो अपने कार्य नहीं बताएगी। एक प्रकार की एक और एजेंसी आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी अपनी जानकारी को साझा नहीं करती है आमतौर पे।
और भी कई एजेंसियां हैं, ठीक है। संवैधानिक व ढांचागत चुनौतियां, समकालीन समय में इस कानून के क्रियान्वयन में कई व्यवहारिक ढांचागत चुनौतियां सामने आ रही है। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के पद लंबे समय तक रिक्त रहने से लाखों अपीलों का अंबार लग गया है, जिससे निर्णय मिलने में लाख वर्षों का समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों में रिकॉर्ड प्रबंधन की पुरानी और असंतोषजनक व्यवस्था के कारण सूचना समय पर ढूंढना कठिन होता है। कई बार जन सूचना अधिकारी PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को RTI नियमों का समुचित प्रशिक्षण न होने से भी आवेदनों को अकारण खारिज कर दिया जाता है। हम देखें कि समकालीन समय इस कानून की क्रियान्वयन में कई व्यवहारिक और ढांचागत दिक्कत आ रही है। व्यवहारिक और ढांचागत दिक्कत आ रही है, और इसलिए आ रही है क्योंकि जो आयुक्तों के पद है वो लंबे समय तक खाली पड़े रहते हैं, और लंबे समय तक खाली पड़े रहते हैं तो जो अपीलों और अर्जियों की होती है एक अंबार लग जाता है, ढेर लग जाता है। अपीलें बहुत आती हैं लेकिन उसका वापस जवाब ही नहीं दिया जाता है, और वापस जवाब नहीं दिया जाता। और कभी कभार तो जो ऐसे PIO ऑफिसर होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती इस कार्य के बारे में, और वो जो अपील होती है उसको बिना किसी अकारण के खारिज कर देता, बिना किसी कारण के खारिज कर देता है, जिससे हम कह सकते हैं कि आज जो RTI है कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आवेदकों के प्रति सुरक्षा व दुरुपयोग की समस्या, RTI के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा समकालीन समय की एक गंभीर चुनौती है। देखो, RTI जो सूचना देते हैं उनके जान बना जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा खतरे में आ जाती है। ये चुनौती है और बड़ी गंभीर चुनौती है। देश के विभिन्न भागों में बड़े घोटालों को उजागर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले और उनकी हत्या के मामले सामने आए हैं। अगर कोई बड़ा घोटाला कर दिया तो उसकी जानकारी अगर किसी सरकारी अधिकारी ने साझा कर दी, या फिर सरकारी साझा कोई घोटाला हो गया, उस पे कोई आंदोलन किया, तो आंदोलन करने वाले पर भी अटैक होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर अटैक होते हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये सारी की सारी, अगर वो सूचना प्राप्त करने का अगर अपील दर्ज करता है, अर्जी लगाता है, तो उसको जान से मारने की धमकी भी आ जाती है। तो ये कई बार ऐसे खतरे होते हैं। तो इन खतरों से भी, या फिर उन जो सूचना लगाते हैं या अर्जियां लगाते हैं, उनकी सुरक्षा का भी एक सवाल है, जिसके लिए मजबूत विस्लेबोलर संरक्षण तंत्र की आवश्यकता है। दूसरी ओर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा व्यक्तिगत रंजिश, ब्लैकमेलिंग, प्रशासनिक तंत्र को उलझाए रखने के उद्देश्य से बार बार अनावश्यक और दुर्भावनापूर्ण अर्जियां लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे वास्तविक सूचना चाहने वालों को काम प्रभावित हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति को सूचना नहीं चाहिए, बस उलझा के रखना है उन प्रशासनिक अधिकारियों को, तो एक के बाद एक बार RTI लगा के रखते हैं ताकि लोग उलझे रहें, 30-40 दिन तक उलझे रहें, ताकि सही समय पर किसी को सूचना प्राप्त ना हो। और धीरे धीरे वो बात ठंडी हो जाती है, और बात ठंडी हो जाती है तो फिर मैंने कहा सूचना का जो व्यवहारिक मूल्य होता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए सूचना सही समय पर मिलना बहुत आवश्यकता, उपलब्धता सूचना की बहुत आवश्यक होती है। डिजिटल अंतर और सुधार की दिशा में, वर्तमान डिजिटल युग में जहां RTI ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए हैं, वहीं ग्रामीण और अशिक्षित आबादी के लिए डिजिटल साक्षरता के अभाव में इसका उपयोग करना कठिन सिद्ध हो रहा है। अब आपको पता है डिजिटल और ऑनलाइन सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक ऑनलाइन इतना चीजें नहीं गई है, जिस वजह से ये दिक्कत हो रही है। हालिया विधायी संशोधनों से सूचना आयोग की स्वायत्ता सवाल उठ रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना आयोग में रिक्त पदों की शीघ्र भरना, सूचना अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण, रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण, RTI कार्यकर्ताओं को कड़ा सुरक्षा अनावरण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस महत्वपूर्ण अधिकार की आत्मा को अक्षुण्ण रखा जा सके। क्या बात होता है कि कई बार इसमें जो इनके रिक्त पदों हैं, हालिया संशोधनों से सूचना आयोग की स्वायत्ता पर सवाल उठे हैं। सूचना आयोग की स्वायत्ता यानी कि वो स्वायत्त तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, किसी के दबाव प्रेशर में तो काम नहीं कर रही है, उसका विशेष है। सूचना अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण, रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण और RTI के कार्यकर्ताओं को कड़ा सुरक्षा आवरण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। जो सुरक्षा आयोग से जुड़े हुए हैं या सूचना आयोग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो इनकी सुरक्षा के लिए समय समय पर उपयोग किए जाने चाहिए, प्रयास किए जाने जरूरी है, क्योंकि अगर ये सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सूचना सही तरीके से मिल नहीं पाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दबाव में रहेंगे, और इनके दबाव को दूर करना है, इनके दबाव को, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर लेनी पड़ेगी और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, तब जाके ये सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करवा पाएंगे और सही सूचना दे पाएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन, सूचना का अधिकार और गोपनीयता के अधिकार के मध्य संबंध की विवेचना करनी है। देखो, सूचना का अधिकार, हम किसी काम के बारे में क्या कर रहे हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ गोपनीयता के अधिकार के मध्य संबंध क्या है, भाई गोपनीयता रखनी, सीक्रेटनेस रखनी है कि भाई किसी को पता ना चल जाए। एक तरफ सूचना भी देनी है और एक तरफ गोपनीयता रखनी है, तो दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाया जाए वो देखते हैं। तो परस्पर विरोधी अवधारणाओं का परिचय, सूचना का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ,
जो पहली नजर में एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं। एक तरफ सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी और सार्वजनिक तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और खुलेपन की गारंटी देता है, वहीं दूसरी तरफ गोपनीयता का अधिकार व्यक्ति की निजी जिंदगी, गरिमा और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामले में गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का घोषित किया गया है। ये गोपनीयता पुट्टा स्वामी वाला केस कब हुआ था? ये 2017 में हुआ था। कर्नाटक के जस्टिस थे एम एस पुट्टा स्वामी। तो पुट्टा स्वामी ने 2017 में जो अपील करी थी और आधार कार्ड के बारे में था, जो वहाँ पर जो बायोमेट्रिक वगैरह चीज़ें होती है, उन्होंने कहा था कि अगर आप आंखों के, हाथ के ये सारे फिंगर्स ले रहे हैं, इससे हमारी क्या है कि पर्सनल फ्रीडम जो है वो खतरे में आ रही है। और 2017 के इस केस के बाद हमें एक और नया क्या मिला? मौलिक अधिकार मिला, राइट टू प्राइवेसी। RTP, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार प्राप्त हुआ। ये कौन से केस में प्राप्त हुआ था? तो के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामले में प्राप्त हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था RTP के बारे में। दोनों अधिकारों के मध्य संतुलन बनाए रखना लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। दोनों अधिकारों के मध्य क्या करना है? सुचारू रूप से संचालन करना है। देखिए, आपको क्या करना है, एक आप तो प्राइवेसी भी देनी है और आपको एक इंफॉर्मेशन भी देनी है, और इन दोनों के बीच में तालमेल बनाकर ही इंडियन गवर्नमेंट चल रही है। संवैधानिक व वैधानिक संतुलन, भारतीय विधिक व्यवस्था में दोनों अधिकारों को एक दूसरे से विरोधी न मानकर एक दूसरे को पूरक बनाने का प्रयास किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 816 इसमें स्पष्ट है कि ऐसी किसी भी व्यक्तिगत सूचना को प्रकट नहीं किया जाएगा जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या लोक हित में कोई संबंध न हो, या जिससे किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता में अकारण हस्तक्षेप हो। हालांकि कानून यह भी निर्धारित करता है कि यदि जन सूचना अधिकारी की नजर में व्यापक लोक हित निहित है तथा तो गोपनीयता के अधिकार के ऊपर सूचना के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। भाई, किसी को व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी, लेकिन वो व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक है। उस व्यक्तिगत जानकारी के अलावा केस आगे नहीं बढ़ेगा, तो उस व्यक्तिगत जानकारी पर, उस गोपनीयता की जानकारी पर, उस गोपनीयता के अधिकार पर कौन हावी रहेगा? सूचना का अधिकार हावी रहेगा। तो कहीं ना कहीं पहले देखा जाएगा कि पहले अकारण उसका संबंध है उस केस से, या फिर उस बात से, या फिर उस छानबीन से, उस इन्वेस्टिगेशन से, तो फिर वो गोपनीयता रखे जाएगा, मामला गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन उसका कोई संबंध ही नहीं है, वो असाजा होने से कोई बड़ा खतरा नहीं है, तो सूचना का अधिकार हावी रहेगा और सूचना उस व्यक्तिगत रूप से भी देनी पड़ेगी। अगला है न्यायिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक द्वंद्व। न्यायपालिका ने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि लोक सेवकों की व्यक्तिगत जानकारी, संपत्ति का विवरण, सेवा रिकॉर्ड या गोपनीय रिपोर्ट बिना सार्वजनिक हित के जाकर नहीं की जानी चाहिए। किसी व्यक्तिगत अधिकारी है तो उसमें क्या होगा, उसकी आप क्या करोगे, जैसे व्यक्तिगत जानकारी किसी अधिकारी की, संपत्ति का विवरण, सेवा रिकॉर्ड या गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक हित नहीं है तो साझा नहीं किया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक हित के लिए जरूरी है तो साझा करना आवश्यक है। ये किसने कहा? तो न्यायपालिका ने, जुडिशरी। साथ ही साथ जब भी व्यक्तिगत गोपनीयता और व्यापक जनहित के बीच टकराव होता है तो न्यायालय ने हमेशा जनहित को सर्वोपरि माना है। गोपनीयता का अधिकार किसी भी भ्रष्टाचार, गलत कार्य को छिपाने का ढाल नहीं बन सकता है। कोई भी गलत कार्य किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो आप गोपनीयता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, वो प्राइवेसी आपके नहीं रहेगी। RTI के तहत गोपनीयता के अधिकार का सामंजस्यपूर्ण संयोजन ही एक पारदर्शी, सुरक्षित और न्याय संगत समाज की नींव रखता है। साथ ही साथ संतुलित दृष्टिकोण निष्कर्ष, सूचना के अधिकार और गोपनीयता के अधिकार का मुख्य उद्देश्य नागरिक सशक्तिकरण है और सुशासन की स्थापना करना है। देखिए, नागरिक सशक्त करना है। देखो, दो अधिकार हैं आपके, एक तो सूचना का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार, RTI और RTP, दोनों में संतुलन स्थापित करना। और स्थापित करने का कारण क्या है? एक तो आपको नागरिक सशक्तिकरण करना और सुशासन स्थापित करना है, गुड गवर्नेंस लाना है। इन दोनों अधिकारों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए केवल व्यक्तिगत जानकारी उजागर करना की जाए जिसका प्रकटन सार्वजनिक कल्याण, सामाजिक न्याय, प्रशासनिक जवाबदेही के लिए अनिवार्य हो तो ही साझा किया जाएगा, नहीं तो राइट टू प्राइवेसी रहेगी। अगला जो इसका अथवा का क्वेश्चन है, डिजिटल प्रशासन के युग में सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रासंगिकता प्रकाश डालिए। डिजिटल प्रशासन की अवधारणा और RTI, आज डिजिटलीकरण का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, तो इस जमाने में RTI किस तरीके से कार्य करती है देखते हैं। वर्तमान समय में ई गवर्नेंस डिजिटल प्रशासन ने सरकारी प्रक्रियाओं को, नागरिक सेवाओं को पूरी तरह से बदल दिया है। डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारण, ऑनलाइन सेवा वितरण, सरकारी पोर्टलों का विकास प्रशासन का मुख्य आधार है।
इस बदलते तकनीक परिदृश्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ही अधिक प्रासंगिक और सशक्त बनकर उभरा है। डिजिटल माध्यम से आरटीआई के मूल उद्देश्य सूचना की त्वरित अबाध सूचना प्राप्त उत्प्रेरक का कार्य किया गया है। यानी कि अबाध रूप से, किसी बाधा के रूप में नहीं, और अबाध रूप से ये आरटीआई क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और डिजिटलीकरण में ये आरटीआई एक सशक्त बनकर उभरा है, क्योंकि डिजिटल माध्यम से कई प्रकार की जो आरटीआई होती है, जो अर्जी होती है, जो अपीलें होती है, जो याचिकाएं होती है, जो पिटिशंस होती है, वो पिटिशन ऑनलाइन क्या की जा रही है, पेश की जा रही है। साथ ही साथ देखेंगे डिजिटल युग में आरटीआई की बढ़ती उपयोगिता। डिजिटल शासन के कारण आरटीआई अर्जियों की दाखिल करना और सूचना प्राप्त करना पहले से अधिक सुलभ हो गया है। डिजिटल माध्यम में पहले से आसान हो गया। आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही किसी सरकारी जानकारी मांग सकते हैं, घर बैठे ही जानकारी मांग सकते हैं। इसके अलावा धारा 4 सेक्शन 4 के तहत विभागों को अपनी सभी योजनाओं, बजट, निर्णयों को वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य हो गया है, जिससे नागरिकों को बिना किसी आरटीआई लगाए कई महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत मिल जाती है। इसे पारदर्शी स्तर में अभूतपूर्व प्रगति हुई। कई प्रकार की योजनाएं होती है, वेबसाइट पे डाल दी जाती है। गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे डाल देते हैं। ज़्यादातर नागरिक उस वेबसाइट पे जाकर उसको पढ़ लेते हैं, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, उस पर आरटीआई डालते हैं, आरटीआई के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। शायद हाँ, नई चुनौतियां व डिजिटल आरटीआई की प्रासंगिकता। डिजिटल युग में जहां पारदर्शिता बढ़ी है, वह एल्गोरिदम आधारित निर्णय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और विशाल डेटा संग्रहण जैसी नई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जिससे सूचनाओं का क्या हो सकता है, गलत उपयोग हो सकता है। विशाल डेटा संग्रहण हो गया है, डेटा बहुत ज़्यादा, जैसे आज आपको पता है यूट्यूब पे करोड़ों अरबों बिलियंस में वीडियो चले गए, उनका किस तरीके से डेटा संरक्षित रखा जाए। ना जाने इतनी जनसंख्या, उनके पर्सनल जो मैसेज वगैरह है, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनके पर्सनल डेटा को कैसे सुरक्षित रखा जाए, बड़ी चुनौती। डिजिटल प्रशासन कई बार निर्णय सॉफ्टवेयर डेटा एनालिटिक्स के आधार पर लिए जाते हैं। आरटीआई अधिनियम नागरिक को जानने का अधिकार देता है। डिजिटल प्रणालियों को प्रयुक्त नीतियां और डेटा किस प्रकार काम कर रहे हैं, ये भी एक क्या है, चुनौती है कि कैसे किया जाए। डिजिटल विभाजन और भावी रहा। यद्यपि डिजिटल प्रशासन ने आरटीआई को तेज और प्रभावी तो बनाया है, परंतु डिजिटल विभाजन में एक बड़ी बाधा बना हुआ। निष्कर्षतः डिजिटल प्रशासन के दौर में आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने की सबसे प्रभावी संवैधानिक औजार बना हुआ है। हालांकि आसान हुआ है डिजिटल से, लेकिन कई प्रकार की दिक्कतें आज भी आ रही है डिजिटलीकरण में। देखो, कोई भी नया सिस्टम आता है तो उस नए सिस्टम में क्या होता है, कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। हमें पॉजिटिव की तरफ देखना चाहिए, नेगेटिव धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कंप्यूटर पहले आया था तो लोगों को लगा कि ये 100 लोगों का काम अकेला कर देगा, तो लोगों को लगा 100 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कंप्यूटर को हमने अपनाया। राजीव गांधी जी का एक हम कह सकते हैं ऐतिहासिक कदम था, और उसको अपनाने के बाद हम देख सकते हैं दुकान पर जाएं, दुकानदार मिले न मिले, लेकिन वहाँ पर कंप्यूटर जरूर मिलता है। ये आज क्रांति है। देखो, नए काम से नई नौकरियां आती। चौथा प्रश्न, केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना, कार्य और शक्तियों का विस्तृत वर्णन करना है, और केंद्रीय सूचना आयोग का परिचय है। मैंने आपको बताया था, एक तो CIC की स्थापना हुई थी 2005 में, और प्रत्येक स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना हुई। जैसे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में ये 2006 में हुई थी, 2006 में हुई थी। तो इसकी बात करते हैं। केंद्रीय सूचना यानी कि केंद्र के स्तर पर जो सूचना आयोग है वो क्या, CIS की सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 के तहत गठित एक उच्च स्तरीय स्वायत्त व वैधानिक निकाय है। वैधानिक का मतलब है कि संविधान में इसका नहीं है, लेकिन वैधानिक रूप से जरूरी है। स्टैच्यूटरी कमीशन बहुत जरूरी है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2005 में की गई, ताकि देश में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। संरचना की दृष्टि से आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। इन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख कार्य, केंद्रीय सूचना आयोग का प्रशासनिक कार्य सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना, नागरिकों को सूचना उपलब्ध करवाना। जब कोई जन सूचना अधिकार जो सूचना देने से मना कर देता है, निर्धारित समय में जवाब नहीं देता है, निर्धारित समय सीमा कितनी है, नहीं देता है, तो गलत या भ्रामक जानकारी देता है, तब आयोग ऐसी शिकायतों को प्राप्ति और उनका निपटारा करता है। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीली अधिकारी के फैसले के खिलाफ द्वितीय अपील सुनवाई करना आयोग का सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक कार्य है। प्रथम अपील करने के बाद वो अगर खारिज हो जाती है तो दूसरा वो केंद्रीय आयोग में जाके करेगा, और केंद्रीय सूचना आयोग में करेगा तो वो जानकारी उनको सही प्राप्त करवानी अनिवार्य है। साथ ही साथ हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 के तहत आयोग के व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है।
किसी भी शिकायत की जांच करते समय केंद्रीय सूचना आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। दो कोर्ट होते हैं, एक तो सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, दीवानी न्यायालय, एक होता है फौजदारी न्यायालय। ये किसके पार्ट होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऊपर होते हैं इससे। ठीक है, तो इनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। सिविल न्यायालय की प्राप्त हैं तो सिविल न्यायालय फैसला स्वयं कर देता है, आगे जाके उसमें अदालतों में नहीं जाना पड़ता। यदि कोई अधिकारी, यानी कि जुर्माना ही होता है इसमें, जानबूझकर सूचना रोकने, गलत जानकारी देने दोषी पाया जाता तो आयोग धारा 20 के तहत उस पर प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्या देता है, गलत जानकारी दे देता है, तो गलत जानकारी अगर किसी पीआईओ ने दी है तो प्रतिदिन 250 रुपए उस पर चार्ज लगेगा, जब तक वो सही सूचना नहीं देगा तब तक, और अधिकतम वो 25,000 क्या भरेगा? जुर्माना भरेगा। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग भारत में सुशासन सूचना का अधिकार करने वाला एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आम नागरिकों के नौकरशाही की स्वेच्छाचारिता से बचाता है। राजस्थान सूचना आयोग की संरचना में कार्यों की करनी है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक केंद्रीय सूचना 2005 में स्थापित हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि 2006 में राजस्थान का सूचना आयोग बना था। राजस्थान राज्य सूचना आयोग RIC, राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना अधिनियम 2000 की धारा, ये धारा याद रखना क्योंकि सारे राज्य धारा सेक्शन 15 के तहत क्या करते हैं? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाते हैं। 13 अप्रैल 2006 को की गई थी। राज्य स्तर पर दिशा प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च वैधानिक संस्था है। आयोग की संरचना में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा चयन समिति पर की जाती है, जिसके आपके अध्यक्ष CM होते हैं और उधर PM होते हैं। इधर होता है गवर्नर और इधर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक करते हैं चयन समिति। इसमें दोनों में आपके विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, LOP लीडर ऑफ अपोजिशन, इधर भी होगा लीडर ऑफ अपोजिशन। साथ ही साथ राज्य सूचना आयोग का मुख्य कार्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों से संबंधित सूचना याचिकाओं का निस्तारण करना। आयोग राज्य के नागरिकों द्वारा दायर शिकायतों द्वितीय अपील की सुनवाई करता है। यदि राज्य कोई लोक सूचना अधिकारी PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नागरिक सूचना देने से अनुचित रूप से इनकार करता है तो निर्धारित समय में उत्तर नहीं देता है तो आयोग त्वरित सुनवाई करता है और निर्देश जारी करता है। ये सारी की सारी राज्य में किस प्रकार की सूचना के लिए अर्जियां आ रही है, अर्जियों को किस तरीके से किया जा रहा है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाएगा? ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत कार्य करेगी। अपनी जांच प्रक्रिया के दौरान राजस्थान सूचना आयोग को सिविल संहिता के सभी दीवानी अदालतों की शक्तियां प्राप्त है। यदि आयोग यह पता करता है किसी अधिकारी ने दुर्भावनापूर्ण सूचना देने में बाधा उत्पन्न की है तो वह संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के लिए अधिकतम 25,000 दंड लगा सकता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई भी सिफारिश कर सकता है। तो ये क्या करता है? ये एक दीवानी अदालत, देखो इनको क्या किया गया है? सिविल मामलों दीवानी अदालतों की शक्तियां दी गई हैं, और दीवानी में सजा नहीं होती, उसमें आपको जुर्माना होता है। जुर्माना देने के लिए सिफारिश कर सकता है अदालतों से या पुलिस से, ये स्वयं सजा नहीं देता है। राजस्थान में सुशासन और केंद्रीय प्रशासन को बढ़ाने में राज्य सूचना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही साथ हम 5वें सूचना आयोग की अपीलीय व शिकायत निवारण संबंधी भूमिका का वर्णन करने, अपीलीय व शिकायत का प्रसारण। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी कानून में केंद्रीय सूचना आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोग नागरिकों के सूचना संबंधी अधिकार रक्षक के रूप में कार्य करता है। जब आम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा चाहिए गई जानकारी प्राप्त नहीं की जाती तब सूचना अपीलीय न्यायाधिकरण और शिकायत निवारण संस्था के रूप में मध्यस्थता करता है। अगर सूचना सही तरीके से नहीं मिल पाती है तो तब सूचना आयोग अपीलीय न्यायाधिकरण और शिकायत निवारण संस्था के रूप में मध्यस्थता करता है। तो अपील किससे की जा रही है, शिकायत किससे की जा रही है, दोनों के बीच मध्यस्थता अगर काम करेगा वो सूचना आयोग करेगा। अधिनियम की धारा 19 के तहत सूचना आयोग द्वितीय अपील सेकंड अपील सुनने वाला सर्वोच्च निकाय है। यदि कोई नागरिक प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होता है तो उसे 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है तो वह निर्णय प्राप्त करने के लिए 90 दिनों के भीतर सूचना आयोग में द्वितीय अपील कर सकता है। आयोग का निर्णय संबंधित विभाग आवेदक दोनों के लिए बाध्यकारी होता है। भाई आयोग ने जो स्टेट
इंफॉर्मेशन कमीशन है या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसने जो फैसला दिया वो बाध्यकारी है, वो मानना ही पड़ेगा। जैसे आपने किसी जिले में गए और आपने सूचना के लिए आरटीआई लगाई, उसका फैसला 30 दिनों में आया, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो अगले उस फैसले के अगले 90 दिनों के अंदर आपको और क्या करना पड़ेगा, अपील करनी पड़ेगी। तो द्वितीय अपील के लिए आपके ये मामले जाएंगे, सेंटर का मामला है तो सीआईसी में जाएगा, स्टेट का मामला है तो एसआईसी में जाएगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जाएगा, तो आपको सूचना प्राप्त करवाई जाएगी। साथ ही साथ अधिनियम की धारा 18 के तहत सूचना आयोग की सीधी शिकायतें कंप्लेंट्स प्राप्त करने तथा उनका निवारण करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त है। यदि लोक सूचना अधिकारी बिना किसी वाजिब कारणों से बिना कर है तो धारा 20 के तहत आयोग के प्रतिदिन 250 के लिए हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपए का अर्थदंड लगा सकता है, अनुशासन कार्रवाई की जा सकती। अनुशासन का मतलब है कि कुछ और जुर्माना भी प्राप्त किया जा सकता है। सूचना आयोग की अपीलीय व शिकायत निवारण नागरिकों को नौकरशाही की स्वेच्छाचारी व्यवस्था से सुरक्षा प्रदान करती है और सुशासन की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया व दायित्वों का वर्णन कीजिए। जैसा कि मैंने बताया, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त तो राज्य स्तर पे होगा, केंद्र स्तर पे होगा, केंद्र स्तर पर होगा, केंद्र सरकार का होगा, और राज्य में प्रत्येक राज्य में होता है, तो वो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त दोनों की नियुक्ति कैसे होती है देखते हैं। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य के स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन प्रावधान किया गया है। दोनों आयोगों के प्रशासनिक कार्यात्मक परामर्श मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। जैसे एसआईसी गवर्नर की नियुक्ति, सीएम उसका क्या होता है, प्रेसिडेंट, और फिर इसका किया जाता है, ये 15 सेक्शन के तहत ये किया जाता है, और इसका जो हेड होता है वो होता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये होता है। ठीक इसी प्रकार सीआईसी में क्या होता है, आपके प्रेसिडेंट की समिति, पीएम उसके प्राइम मिनिस्टर, और फिर इसमें भी आपको धारा 4 के तहत या 5 के तहत इसको नियुक्त किया जाएगा, और इस साथ ही साथ इसमें होंगे वो होंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, इस तरीके की प्रक्रिया। साथ ही साथ मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय चयन समिति, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर की जाती है। इसी प्रकार राज्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा चयन समिति, मुख्यमंत्री, विधानसभा के पक्ष राज्य कैबिनेट की सिफारिश की जाती है। ये सूचनाओं की मैं बात कर चुका हूँ, ये तीनों का आपको पता होना चाहिए। भाई सीआईसी में कौन होता है, एक आपका पीएम होगा, एक आपके क्या होगा, एलओपी होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ठीक है, और एक आपके कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ठीक है, और इनको तीनों को चुनने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। फिर एसआईसी होगा, एसआईसी में क्या होगा, एक सीएम होगा, और फिर क्या होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन असेंबली, ठीक है, विधानसभा में, और फिर आपके कैबिनेट मिनिस्टर होगा। इन तीनों को चुनने का काम कौन करेगा, गवर्नर, राज्यपाल करेगा। राज्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अपने अपने आयोगों के प्रबंधन, संचालन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके प्रमुख उत्तरदायित्व में सूचना याचिकाओं से संबंधित द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई हेतु बेंचों का गठन करना, मामलों का आवंटन करना और अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करना है। क्या करेंगे, शिकायतें दर्ज करेंगे, द्वितीय अपील करेंगे, ठीक है। पहली अपील कहाँ की जाएगी, आरटीआई, पहले कहीं पर भी आप लगा सकते हो, स्टेट लेवल पे नहीं लगाते हैं, पहले जो आप लोकल एरिया होता है वहाँ लगाते हैं। उसके बाद सेकंड जो अपील होती है वो आप कहाँ करते हो, इस कमीशन में करते हो। और सेकंड के लिए आपके लिए एसआईसी और सीआईसी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही अपील देते हैं। तो इनकी क्रियान्वयन करना, काम करना, गठन करना, मामलों को देखना, शिकायतों को लेना, अपीलों को देना, फैसले सुनाना, ये सारे के कार्य किसके रहेंगे, ये आपके सूचना आयुक्त करें। मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त पद देश में सूचना के अधिकार की रक्षा करने और पारदर्शी शासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक पारदर्शी शासन कैसे स्थापित किया जाए उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो आपके कौन होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त। ये मिलकर कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पूरी तरीके से शासन को, प्रशासन को, सरकारी नीतियों को, विभागों को, कार्यों को, दस्तावेजों को, रिकॉर्डों को पारदर्शी रूप से सरकार के देश के आम नागरिकों के सामने लेके आते हैं, ताकि एक शासन में प्रासंगिकता लाई जाए और शासन को और पारदर्शी बनाया जाए। इसी के साथ हमने इस कक्षा को पूरा किया और बढ़िया तरीके से इसको समझने का प्रयास किया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, जेएनयू के जिस सिलेबस की हम बात कर रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास को अधिक से अधिक देखिए और आप
एग्ज़ाम टॉपर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी आपका सवाल होता है तो आप कमेंट्स में बताइए, उसका अगली क्लास में समाधान किया जाने का प्रयास किया जाएगा। और बढ़िया रहिए, खुश रहिए। मुझे लगता है कि इस क्लास को अगर ठीक ढंग से देख लिया तो उम्मीदों के मुताबिक हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं इस क्लास के लिए आप सभी को बधाई देता हूं और आपने अच्छे से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।